अरे गाओ गाओ गज्जी। झा साहब एक बात बताओ यार, आपको कैसे पता चला कि वो रिवॉल्वर नकली है जिससे गोली चली? बग्गा जी, ये नकली बंदूक का खेल तो हम बचपन से देखते हैं। हम ठहरे बिहार के, और वहाँ तो सब बच्चों के पास ऐसे गन होते हैं। ओके। तो दरअसल जब ये नकली का कॉन्सेप्ट आया ना, तब ध्यान में आया ये ओके कि नकली बंदूक का जो इम्पैक्ट है, अगर वो 5 फुट की दूरी से मारेगा तो गड्ढा तो बनेगा नहीं ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा 1 इंच का गड्ढा बनेगा। तो इससे पता लगा कि जो नजदीक 5 फुट की दूरी से मारा है ना, तो वो 1 इंच का गड्ढा ऐसे बना। ओके। क्योंकि अगर बुलेट से मारेगा ना, गन से मारेगा, ओरिजिनल गन से, वो तो आर पार हो जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। धन धन सतगुरु रही आसरा। डॉक्टर साहब बैठिए प्लीज। डॉक्टर साहब यार, ये मेडिकल एनालिसिस हमें भी सिखाई है ना, आपने तो उधेड़ के रख दिया सब कुछ। बग्गा जी, एक मजेदार बात और है। अरे अब कुछ और भी रहता है क्या? बताइए बताइए। अब आपने जो भी खेल हुआ लंग्स के साथ, वो तो वहाँ पे हमने बता दिया आपको ना। हाँ जी। पैंक्रियास के साथ भी एक बहुत बड़ा खेल हुआ। अच्छा। इन्होंने बंदूक की गोली से पैंक्रियास में एक छेद की बात कही है। और ये बताया कि इस पूरे ट्रीटमेंट में हमने सारा का सारा ट्रीटमेंट पैंक्रियास के ऊपर ही दिया है, जो आगे बिगड़ गया और जिसकी वजह से छत्रपति जी की मृत्यु भी हुई। जबकि मैंने सीटी स्कैन देखा, सीटी स्कैन फिल्म में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, अच्छा, पैंक्रियास बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर साहब लगता है आपके पास ना ट्यूशन रखनी पड़ेगी हमें सीखने के लिए। चलो वैसे ना यहाँ पे धूप बहुत हो गई है, हम लोग अंदर बैठते हैं, बाकी सब भी तैयार हो गए होंगे, अंदर बैठ के बातचीत करते हैं। आप लोग बैठे, मैं भी स्नान करके आता हूँ। ठीक है झा साहब, आप रेडी हो जाइए, हम लोग अंदर बैठते हैं। आइए राजमणि भाई। बग्गा जी, छत्रपति जी का जो हुआ उसको कहते हैं सरकारी हत्याकांड। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। सुबह सुबह महफिल, धन धन सतगुरु प्रयास। मे आई ज्वाइन? आइए आइए श्लोक जी, बैठो। जी जी। आइए देवीलाल जी, आप भी आइए। अरे डॉक्टर साहब, ये अशोक पता मुझे क्या कह रहा था जब मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया? कहता इसमें कोई लूप होल नहीं है, सारी ये तो छलनी बली पड़ी है सारी। अरे देवीलाल जी, आप तो पुराने सत्संगी रहे हैं, आप तो सेवा समिति में भी रहे हैं, तो ये खट्टा सिंह क्या बला है जो हर बात में बार बार टांग अड़ाता रहता है? थोड़ा उसके बारे में तो बताएं। अरे साहब, ये तो बहुत पुराने प्रबंधक थे ना। अच्छा। परम पिताजी के टाइम 5 प्रबंधक थे, ओके। उनमें से एक है। अच्छा। थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि ये शुरू से ही गुरुगद्दी का चाहवान था, इसके गुरुगद्दी लेने की लालसा थी। अच्छा। ऐसे ही इसके पिताजी थे झंडा सिंह। परम पिताजी भी कई बार इशारों में ये बताते रहते थे कि एक बार की बात है, झंडे लगे हुए थे तो उस टाइम में दोनों आ गए, खट्टा सिंह और इनके पिताजी झंडा सिंह। तो परम पिताजी मुस्कुरा के कहने लगे कि भी बाकी झंडे तो बहुत ठीक है, लेकिन ये खट्टा झंडा थोड़ा टेढ़ा हो गया। अच्छा। और ये लगभग बाप बेटे टेढ़े ही चलते रहे, जो भी गुरु गद्दी नसीन रहे उनसे, गद्दी नसीन मतलब बाडियों से ये टेढ़े ही चलते रहे। ओके। ये बग्गा जी क्या है कि आपने वो हजूर पिताजी के गद्दी नसीनी के टाइम की
फोटो देखी होगी, हाँ जी देखिए। उसमें जैसे जैसे पास में खड़ा हुआ है ना, हाँ वो खट्टा सिंह ही है। अच्छा। अरे देवीलाल जी, लेकिन इसने अदालत में तो बयान दिया खट्टा सिंह ने कि पूज्य हजूर पिताजी की गुरगद्दी के बाद इसने डेरे में आना शुरू हुआ और धीरे धीरे इसकी जान पहचान बनती गई और फिर ये गाड़ी चलानी शुरू कर दी इसने पूज्य गुरु जी की। नहीं बगा जी, ऐसा नहीं है। ये परम पिताजी के टाइम में जो प्रबंधक थे उनमें ये तो मुख्य प्रबंधक था। तो देवीलाल जी, पर पुराने सत्संगी तो बताते हैं कि ये गाड़ी चलाता था गुरु जी की, ये ड्राइवर रहा है गुरु जी का। ऐसा नहीं था। पहले पुरानी गाड़ियां होती थी, टाटा सुमो और वो, पुराने टाइम में, तो उनमें सफर करना हजूर पिताजी के लिए बड़ा मुश्किल था, बड़ा टाइम लगता था। उनकी कमर दर्द करने लग जाती थी। तो हजूर पिताजी के लिए एक सेकंड हैंड मर्सिडीज गाड़ी खरीदी गई। ओके। तो ये मतलब कि उस टाइम मर्सिडीज गाड़ी पहली बार आई थी डेरे में। अच्छा। ये शौकिया टाइप का था। ये प्रबंधक था, इसने कौन सा किसी से पूछना था, उस गाड़ी को ये ड्राइव करने लग गया, इसलिए वो ड्राइवर के रूप में मशहूर हो गया। अच्छा। एक बात और बताता हूँ, खट्टा सिंह ने कई बार हजूर पिताजी को नुकसान पहुंचाने के लिए मर्सिडीज गाड़ी का एक्सीडेंट करने का, पलटाने का प्रयत्न किया। अच्छा। लेकिन इसको ये पता नहीं था भी मर्सिडीज गाड़ी है वो इतनी आसानी से पलटती नहीं। ठीक है। इसलिए इसने एक बार क्या है, गाड़ी को कंडक्टर साइड से पेड़ में ठोक दिया। उसके बाद में पिताजी को इसकी हरकतों का पता चल गया, तो पिताजी ने क्या किया, मर्सिडीज गाड़ी को छोड़ दिया और उन्होंने एक सेकंड हैंड बस खरीद ली और उसके अंदर इसने कोशिश की कि ड्राइवर रहूं, लेकिन फिर इसको ड्राइवर नहीं रखा गया। एक सतब्रह्मचारी था, वो बस चलाता था और पिताजी अपना बस में जाते थे बाहर के सत्संगों में। यहाँ तक तो ठीक है देवीलाल जी, पर ये खट्टा सिंह पूज्य गुरु जी के केसेस में कहाँ से आ गया? 2007 में इन तीनों केसों का चालान होना था। उससे कुछ पहले खट्टा सिंह का इंडिया टीवी पर स्टिंग आया, जिसमें इसने क्या किया, फकीरचंद मर्डर केस में बाकी के प्रबंधकों को भी लपेटे में ले लिया था। ये फकीरचंद कौन है? मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये सारे ही प्रबंधक हजूर पिताजी को जेल भेजना चाहते थे और इनको पता था भी हजूर पिताजी अपनी जमानत नहीं कराएंगे, इसलिए प्रबंधकों ने ये देख करके भी हजूर पिताजी तो जेल जाएंगे, साथ में हमें भी जाना पड़ेगा। तो प्रबंधकों ने क्या किया, आनंद फानन में हजूर पिताजी की जमानत करा ली। ओके। तो अब आपको बताता हूँ, फकीरचंद बाबू इंद्र सेन जी से पहले डेरे के प्रबंधक थे और एक रामकार बिश्नोई नाम का व्यक्ति था, उसने खट्टा सिंह के सेटिंग को आधार बना करके हाई कोर्ट में रिट लगाई और हाई कोर्ट ने उसमें भी सीबीआई को इंक्वायरी सौंप दी। 2009 में सीबीआई ने इस केस में इंक्वायरी शुरू की और उसमें मोहनलाल से फकीरचंद मर्डर केस के बारे में सारा कुछ उगलवा लिया। 22 फरवरी 2010 को एफआईआर दर्ज हुई। अंकल जी, अब मुझे सारी कहानी समझ आ रही है, इसके आगे मैं बताता हूँ। तो इसी एफआईआर के बाद डॉक्टर साहब, आपको तो याद होगा, यूथ वेलफेयर फेडरेशन वालों के हर स्टेट में मेरे ख्याल से मैसेज आए थे कि हर जिले के अंदर बसें फूकनी है। अगले दिन शाम को 5 या 7 बजे के करीब इनका मैसेज था कि बसें फूकनी है और कुछ लोग उसमें मान गए, कुछ नहीं माने, क्योंकि आधे से ज़्यादा संगत तो यही कहती थी कि पिताजी कभी ऐसे वचन कर ही नहीं सकते, क्योंकि पिताजी ने तो हमें प्रेम मार्ग पे चलना सिखाया है। तो इन्होंने क्या किया, जो लोग तो मान गए उनको तो इन्होंने रख लिया और जो नहीं माने उनको बाहर निकाल दिया। मैं भी आ जाऊं क्या? अरे जा साहब आइए प्लीज। डॉक्टर साहब थोड़ी क्या जगह चर्चा बनाइए। चल रही है? बस बातचीत चल रही है, ऐसी बैठिए आप। धन्यवाद। दान दान सतगुरु तेरा यार। तो क्या बात चल रही थी हमारी, कहाँ थे हम? वो बसों में आग लगने वाली थी, वो लगी कि नहीं लगी? तो
याद होगा कि 93 के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए मुंबई में। हम्म, सीरियल ब्लास्ट में क्या होता है, एक के बाद एक लगातार कई बम धमाके हुए। ऐसे ही 27 फरवरी के लगभग, शायद 27 या 28 फरवरी एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, तो उस टाइम भी ऐसे ही आगजनी हुई, कई राज्यों में हुई, एक के बाद एक राज्य में। तो उस टाइम इतनी सीवियर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई कि कई राज्यों में सीआरपीएफ उतारनी पड़ी। ये बात तो हमने भी सुनी थी। तो आप यूथ वेलफेयर फेडरेशन वालों की गुंडागर्दी देखिए, सड़कों पे उतर आए, जहाँ पर उन्होंने बसें देखी, बसों से सवारियाँ उतरवाई, वहाँ पर आग लगा दी, कई ट्रेन की बोगियाँ जला दी, और उसके बाद कई जगह पोस्ट ऑफिस में जाते, वहाँ से पोस्ट ऑफिसों से लोगों को बाहर निकाला, पोस्ट ऑफिस जला दिए। ओके। जब ये सारी सिचुएशन ऊपर कंट्रोल रूम में पहुंच रही होगी और 4 स्टेट्स में एक साथ एक ही तरह की घटना को अंजाम दिया गया, तो किस तरह की पैनिक सिचुएशन हो गई होगी। बिल्कुल। तो तभी तो उनको सीआरपीएफ को वहां पे उतारना पड़ा। अरे कमाल की बात है, यूथ का जिम्मेवार 4 स्टेट्स का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाला प्रदीप कलेर बरगाड़ी कांड में मीडिया के ऊपर आके रो रो के बोलता है कि मेरे जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं है। इसका मतलब बग्गा जी, खट्टा सिंह ये प्लान कर रहा था कि पूज्य गुरुजी के साथ साथ बाकी के प्रबंधक भी जेल जाएं। इस घटना के बाद सीबीआई, डेरे के प्रबंधक और खट्टा सिंह तीनों एक टेबल पर आ गए। 2005 में कृष्ण लाल ने हाँ जी। सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था। ओके। इसमें अगर आगजनी की सही जांच होती तो खट्टा सिंह फंसता, सही है। और फकीर चंद मर्डर केस की सही जांच होती हाँ, तो प्रबंधक फंसते, सही है। और कृष्ण लाल ने जो शिकायत लगाई थी, मुकदमा दर्ज कराया था, उसकी जांच होती हाँ, तो उसके अंदर सीबीआई अधिकारी फंसते और हजूर पिताजी बरी होते। ओ, इन तीनों में क्या है, समझौता हुआ कि आगजनी केस की उच्च स्तरीय जांच नहीं की जाएगी, हाँ, जिससे खट्टा सिंह बच जाएगा, और फकीर चंद्र मर्डर केस है उसको बंद कर दिया जाएगा, और सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ जो कृष्ण लाल ने मुकदमा दर्ज कराया था, हाँ, वो मुकदमा कृष्ण लाल वापिस ले लेगा। ओ, इससे क्या हुआ, आगजनी केस को बंद कर दिया गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, और फकीर चंद मर्डर केस भी बंद हो गया। हाँ, तो कृष्ण लाल ने वो सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ जो मुकदमा था वो वापस ले लिया। हाँ, हजूर पिताजी ने बयान दिया था कि आरोपियों से पीट के जबरदस्ती झूठे आरोप में वो मतलब कहलवाए गए उनसे। और जब कृष्ण लाल ने ये मुकदमा वापस ले लिया, अब राम जाने कृष्ण लाल की इसमें सहमति थी या नहीं थी, लेकिन पिताजी को इस बात का पता ही नहीं था। उन्होंने कोर्ट में बयान दे दिया था भाई आरोपियों से जबरदस्ती मतलब कहलवाया गया है। इससे फिर पिताजी की गवाही है वो झूठी पड़ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, अब समझा मैं कि खट्टा सिंह का बार बार गुरगद्दी को पाने का प्लान फेल हो रहा था। उसने प्लानिंग ये की थी कि पूज्य पिताजी भी जेल चले जाएंगे और फकीर चंद मर्डर केस में प्रबंधक भी जेल चले जाएंगे और मैं गुरगद्दी पे आ जाऊंगा, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया। तो देवीलाल जी, जो आपने बताया, इस समझौते की वजह से खट्टा सिंह का प्लान फिर से फेल हो गया और वो हॉस्टाइल हो गया। यस, आगे की बात मैं बताता हूँ। अरे झा साहब रुकिए, ब्राह्मण भूखे बैठे हैं, पाप लगेगा। आप बात करो, मैं नाश्ते की व्यवस्था करता हूँ। आइए। अरे बग्गा जी की चाय की सुनी कि नहीं? अरे बड़ा अच्छा गाना गाता है। ना होता है। लीजिए सर, नाश्ता हाजिर है। थैंक यू। अरे श्याम जी, तब तक आप अपना भजन तो सुना देते। बिल्कुल सुनाइए। जग विच हुंदियां उड़ीकां अज तेरियां, जग विच हुंदियां उड़ीकां अज तेरियां, सिरजणहार जी लगाइयां कानू देरियां, सिरजणहार जी लगाइयां कानू देरियां।
औरतां बथेरियां सिरजनहार दी लगाइयां कानूं तेरियां सिरजनहार दी लगाइयां कानूं तेरियां निधरे मारे पमावरी मरे निधरे मारे पमावरी मरे पमावरी संतां उपदेशां ताईं सारा जग भुल्लिया विषय ते बुराइयां दे तूफान विच रुलिया संत उपदेशां ताईं सारा जग भुल्लिया विषय ते बुराइयां दे तूफान विच रुलिया काल ने जीवा दियां बुद्धियां ने फेरियां काल ने जीवा दियां बुद्धियां ने फेरियां सिरजनहार दी लगाइयां कानूं तेरियां सिरजनहार दी लगाइयां कानूं तेरियां हाँ अशोक, बढ़िया जी। कहाँ नू पहुंच गए? अच्छा, मैं ढाबे के पीछे ही बैठा भाई। हाँ यहाँ बैठा हूँ, आजा आजा आजा। अशोक जी कैसे भाई, बड़े दिन बाद याद किया। बैठो और सुनाओ। ये बाबूजी कौन है? राकेश भाई, ये हमारे सैम भाई हैं। मैं इनको आपसे मिलवाने के लिए यहाँ पे इसलिए लाया हूँ, जब आप जेल में गए थे तो वहाँ पर आपको निर्मल और कुलदीप मिले थे, तो आप इनको उनके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी भाई साहब, बताओ क्या मसला है? भाई जी, जैसे आपने बताया कि जेल में आप होके आए हो, वहाँ पे निर्मल और कुलदीप वो एक मर्डर केस में अंदर हुए हैं। हाँ, कत्ल उनके वगैरह। ऊपर, हाँ जी हाँ, उनके ऊपर कत्ल का चार्ज लगा है। तो किसी तरीके से उन तक ये मैसेज पहुंचाना है या ये समझाना है कि जो कत्ल हुआ है वो उनकी वजह से नहीं हुआ। ये मैं चाहता हूँ कि उन तक मैसेज किसी तरीके से पहुंच जाए। ऐसा है भाई, हाँ जी, अपराध की दुनिया में विचरने वाले लोग अपराध की जो असलियत है उसको बड़ी जल्दी भांप लेते हैं। हाँ जी, मुझे भी अम्बाड़ा जेल में ये कुलदीप और निर्मल मिले, उन्होंने भी मुझे सारी वारदात बताई। अच्छा जी, तो वो मर्डर की जो जैसे बताई उन्होंने, वो मैं पहले समझ गया, सुनते ही समझ गया कि जो इन्होंने मर्डर नहीं किया। अच्छा, ओके, तो बाकी उनके दिमाग में एक फितूर बिठा रखा है कि ये तो कुर्बानी दी है हमने। उनको डेरे से जो भी मिलने आते हैं उनको यही कहते हैं कि आपने तो बहुत बड़ी सेवा की है, आपने बहुत बड़ी कुर्बानी की। अब आपको ही पता है कि बुरा मत मानना, कि राज करने के लिए कुलदीप और निर्मल जैसे गधे चाहिए। सही है, सही है। भी गुंडा अगर हमने कामयाब करना है तो ऐसे निर्मल जैसे लोग अगर हो जाए ना, कुलदीप जैसे लोग हो जाए, तो थोड़ी इज्जत पाने के चक्कर में ये बोलते हैं सूरवीर योद्धा, अपने आप को कुर्बानी। इनको जो डेरे के कुछ लोग मिलने आते थे वो इनको सूरवीर योद्धा बताते थे। अच्छा, बस वही थोड़ी सी इज्जत गांव में कह देते हैं, जैसे भी थोड़ी सी अगर उंगली लगा दो ना, भी बंदा झाड़ पे चढ़ जाता है, तो वो वाली बात है। मतलब ये सिस्टम का तहस नहस हो जाता है, मतलब ये गुंडे बन जाते हैं। कुछ और पूछना है तो बताओ। भाई जी, मेरे को ना घर से मैसेज आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। ये तो अशोक ले आया है मेरे को, तो आया है कोई मेरे घर पे, तो मुझे चलना पड़ेगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए प्लीज़। कोई बात नहीं भाई। सैम जी, अब आए तो हुई आप, पर जाने से पहले आप एक और किस्सा सुन के जाओ। कैसे इस भाई साहब ने एक फोन से 4 स्टेटों में दंगे होने शुरू हो दिए थे। अच्छा अशोक भाई, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एजाज साहब वगैरह सब आए हुए हैं,
तो फिर उनसे भी हमें मिलना है। अगर यहाँ पे टाइम लगाएंगे तो वहाँ पे लेट पहुँचेंगे, उन्होंने वापस भी जाना है, तो इसलिए हमें जैसे आपकी इजाज़त इच्छा। लेनी पड़ेगी। बिल्कुल इजाजत तो है, कोई दिक्कत नहीं, चाय पानी पी के जाना। अभी आप इजाज़त दीजिए, फिर कभी आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, चाय पी के चलते तो हमें ज्यादा खुशी होती है भाई। चाहे तो राकेश भाई आपके साथ फिर कभी पी लेंगे बैठ के, लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपकी कहानी सुनने से पहले मैं भी कुलदीप और निर्मल को योद्धा ही समझता था लेकिन आज आपसे मिलके मैंने सबक ले लिया है। शुक्रिया, फिर कभी आपके साथ चाय पियेंगे। अभी इजाज़त चलो, दीजिए। ठीक है आपकी, ठीक है, कैसी इच्छा चलिए, आपकी। शुक्रिया। बन के पर में फिर दिल नू डुलाउणा की, अगे नू वधा के पैर पिछे नू हटाउणा की। बन के पर में फिर बन के पर में। हाँ जी साहब, आइए सर। तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है सर जी। अरे देवीलाल जी, सर आप मुझे बोलते, मैं नैन्सी को बोल देता शर्ट प्रेस करने के लिए, आप क्यों कर रहे हैं? बैठो अशोक जी। और जा साहब, सब बढ़िया, ठीक ठाक? सब बढ़िया जी। कितने बजे निकलना आपने? बस 9 बजे की फ्लाइट है, 8 बजे निकलना होगा। अरे झा साहब, अभी तो समय है हमारे पास, 2 घंटे पड़े हुए हैं। कुछ और सवाल है मेरे जहन में, ऐसे थोड़ी जाने देंगे आपको। पूछिए पूछिए सैम जी। झा साहब, आपके हिसाब से इस केस में पूज्य पिताजी के साथ डेरे में किस किस ने गद्दारी की? मेरे आकलन के हिसाब से डेरे में सबसे बड़ा गद्दार गोभी राम है। गोभी राम? वो जी। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। अब उदाहरण के तौर पे महाकुंभ का आयोजन में क्या होता है? महाकुंभ में साधु सन्यासी आते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं और चले जाते हैं। और इसमें सरकार की क्या भूमिका है? सरकार उनके लिए खाने पीने रहने की सुरक्षा की व्यवस्था करती है। अगर महाकुंभ में हाँ। कोई 2 सन्यासी किसी क्राइम को अंजाम दे जाए हाँ। तो इसमें मुख्यमंत्री को दोषी मान लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका क्या दोष? ठीक इसी तरह डेरे में भी हजारों सन्यासी आते हैं, हाँ। उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। हम्म, हम जैसे लोग वहाँ सेवा भी करते हैं, हाँ। रूहानियत के कुछ ज्ञान भी लेते हैं। हाँ। कुलदीप और निर्मल जैसे सन्यासी हम्म, छत्रपति पे गोली चला देता है तो क्या इसमें पूज्य पिताजी को दोषी माना जा सकता था? नहीं। तो पूज्य पिताजी को दोषी बनाने की वो कड़ी कौन सी है? गोभी राम? बिल्कुल सही पकड़े हैं। पर वो कैसे? हजारों सन्यासी और सद्ब्रह्मचारी डेरे में सेवा करते थे। हजारों सन्यासियों की तरह कुलदीप, निर्मल और कृष्ण भी डेरे में सेवा करते थे। जी। डेरा 1 मिनट में ये कह सकता था अदालत में कि हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं था। बिल्कुल। अब ये बताओ, कुंभ में 2 साधु कोई सी वारदात को अंजाम देते और मुख्यमंत्री के दफ्तर की जो वॉकी टॉकी उससे बरामद हो जाए, हाँ। तो ये अपराध की कड़ी मुख्यमंत्री से जुड़ जाती है। बहुत आसानी से जुड़ जाएगी। ठीक इसी तरह से इस केस में भी हुआ। डेरा के लाइसेंसी वॉकी टॉकी को इस केस में प्लांट करके डेरा का कनेक्शन इस वारदात के साथ जोड़ा गया। गोभीराम वो शख्स है जिसने गवाही दी कि डेरा का जो वॉकी टॉकी है, लाइसेंसी वॉकी टॉकी, उसने डेरा के मैनेजर कृष्ण लाल को जारी की। वो ये भी तो कह सकता था कि डेरे की वॉकी टॉकी चोरी हो गई, खराब हो गई या कहीं गुम हो गई। या डेरा मैनेजमेंट ये कह सकता था कि गोभीराम कौन होता है गवाही देने वाला, गोभीराम कौन होता है लाइसेंस देने वाला। वो भी तो सन्यासी था, उसके पास कौन सा डेरे का अपॉइंटमेंट लेटर था? फिर सारे चुप क्यों रहे? आपने PIL लगाई है, डॉक्यूमेंट पढ़े होंगे आपने। 2002 में डेरे में कितने प्रबंधक थे? 5। मैनेजर? 1। कौन? बाबू इंद्र सेन जी। तो उस टाइम में कृष्णलाल था कहीं? नहीं। तो कृष्णलाल को मैनेजर अदालत में किसने बनाया? ओ, गोभी राम ने। हाँ। ओ। अच्छा ये बताओ, कागजात में खट्टा सिंह कौन था?
डेरे का मुख्य प्रबंधक। कृष्ण लाल का सीनियर। हाँ जी बिल्कुल। अगर खट्टा सिंह की गवाही को सच मान भी लें तो पूज्य पिताजी ने कृष्ण लाल को छत्रपति की हत्या का आदेश जब दिया तो उस टाइम खट्टा सिंह ड्राइवर था कि प्रबंधक? तो वो ड्राइवर कैसे बना? अगर उसे प्रबंधक माना जाता तो उसे हत्या में शामिल माना जाता। ओके, जैसा इसका मतलब इस केस में पूज्य पिताजी को फंसाने के लिए डेरा के प्रबंधकों ने गोबीराम को मोहरा बनाया। नहीं श्याम जी, गोबीराम मोहरा नहीं, मोहरा तो डेरा के प्रबंधक हैं और गोबीराम इन सभी प्रबंधकों का घर का भेदी है। गोबीराम शुरू से ही बाबू इंदर सिंह जी का मुंशी रहा, हर मीटिंग में उनके साथ रहता था, इसीलिए इसे डेरा के मैनेजमेंट के हर कमियों और कमजोरियों का पता होता था और इसी ने ये सारी कमजोरियां डेरा के दुश्मनों तक पहुंचाई। डेरा के दुश्मनों ने उन कमजोरियों का फायदा उठाकर डेरा के मैनेजमेंट को ब्लैकमेल किया और नतीजा आज आपके सामने है। आपको एक और उदाहरण देता हूं। अशोक जी 25 अगस्त 2017 को पिताजी ने संगत को आदेश दिया था वापस लौट जाने के लिए। कि मैंने पहले भी शांति बनाए रखने के लिए कहा था, मैं पंचकुला जाने के लिए मना किया था। जो भी डेरा प्रेमी पंचकुला गए हैं कृपया वो वापस अपने घर चले जाएं। तो डेरा मैनेजमेंट की तरफ से संगत को वहां रोकने वाला कौन था? गोबीराम ने, उसका तो वीडियो भी आया है एबीपी न्यूज पे। आपके हिसाब से सुनारिया जेल से जो फर्जी चिट्ठियां आती हैं वो कौन लिखता है? गोबीराम। रंजीत मर्डर केस में जो पूज्य पिताजी की तरफ से 8 पन्नों का बयान आया उसमें जो हैंडराइटिंग थी वो चिट्ठियों वाली हैंडराइटिंग थी। अरे बिल्कुल थी, इसका मतलब वो भी गोबीराम ने लिखा। डेरा की तरफ से हर इलेक्शन में डेरा पॉलिटिकल विंग के साथ में पॉलिटिकल पार्टियों से फाइनल मीटिंग कौन करता है? गोबीराम। पूज्य पिताजी का बहरूपिया जो पैरोल पर बाहर दिखाया जाता है उससे मिलवाने का डील कौन करता है? गोबीराम। सीबीआई जिस कशिश रेस्टोरेंट में हर वारदात के मीटिंग का होने का दावा करती है उस कशिश रेस्टोरेंट का कंट्रोलर कौन है? गोबीराम का जुड़वा भाई। पूज्य पिताजी के हर केस का मुख्य वकील हरीश छाबड़ा गोबीराम का क्या लगता है? उसकी सगी बहन का देवर। गोबीराम उस रथ का सारथी है जिसमें डेरा के दुश्मन सवार हैं। हनीप्रीत, बबलू, डेरा के पुराने प्रबंधक और सरकार उस रथ के 4 घोड़े हैं। इसके अलावा मेरा अनुभव कहता है गोबीराम को अपने इशारों पे नचाने के लिए डेरे के दुश्मनों ने गोबीराम से भी कई अपराध करवाए होंगे या फिर उसे हनी ट्रैप में फंसाया हो। सैम भाई, इस केस को स्टडी करते हुए मुझे भी कुछ मिला। 2013 में खट्टा सिंह और उसके लड़के से डेरा के कुछ मुख्य सेवादारों ने करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी और आज वो लोग हनीप्रीत के काफी खास हैं और डेरे पे काबिज भी हैं। एक और बात समझी, जिस राकेश देवा को लोग मास्टरमाइंड समझते हैं ना उसको कंट्रोल करने वाला भी गोबीराम ही है। मास्टरमाइंड कभी ऐसी पोस्ट पे नहीं बैठते जहां उसकी कानून के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, जबकि राकेश धिरवा डेरे का आधिकारिक खजांची रहा है। अशोक जी, इस भ्रम में न रहना कि हनीप्रीत का डेरे पे कंट्रोल है। डेरे का असली कंट्रोल गोबीराम पे है। मैंने गोबीराम की सारी कुंडली निकाली है कि उसने क्या क्या गुल खिला है, कभी फुर्सत में आपको बताएंगे। अरे ठीक है जा साहब, लेकिन डेरे में डॉक्टर भी तो थे। डेरे का प्रबंधक PR नैन एम्स में डॉक्टर रहा है। जब डॉक्टर नरदीप जैसा डेंटिस्ट मेडिकल फाइल में से इतनी गलतियां पकड़ सकता है तो PR नैन क्यों नहीं? आपको क्या लगता है सैम जी, एम्स में काम करने वाला डॉक्टर राजस्थान के एक छोटे से गांव में 1/4 तनख्वाह पे यूं ही काम करने चला जाएगा? कहना क्या चाहते हो आप? यह सवाल मेरे मन में उसी टाइम आ गया था जब बरगाड़ी कांड की जांच करने वाली SIT ने डॉक्टर PR नैन को यूं ही छोड़ दिया था।
इसीलिए मैंने एम्स में आरटीआई लगाई और एम्स से उनकी जानकारी मांगी। जानते हैं एम्स से क्या जानकारी निकली? क्या जानकारी निकली शाह साहब? एम्स का कहना है पृथ्वीराज नैन नाम का कोई भी शख्स यहाँ ना कभी पढ़ने आया ना कभी यहाँ नौकरी की। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि डॉक्टर PR नैन कभी एम्स का डॉक्टर था ही नहीं। या तो इसकी डिग्री फर्जी है या इसका नाम फर्जी है। हो सकता है यह कोई भागा हुआ मुजरिम हो जो नाम बदलकर डेरे में नौकरी करवाए। इसका मतलब तो डेरे में बहुत सारे अपराधी छुपे बैठे हैं। अच्छा देवीलाल जी, ये बताओ कि ये तो समझ में आ गया कि 2010 में खट्टा सिंह हॉस्टाइल हो गया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि 2018 में वापस क्यों आ गया? 2010 में जो आगजनी हुई उसके बाद हजूर पिताजी ने विपासना चावला और बहन शोभा गोरा को डेरे की प्रबंधक बना दिया था। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि जो पुरुष प्रबंधक थे ना, वो पिताजी से जानकारियां छुपाते थे। 2017 के बाद खट्टा सिंह की गुरुगद्दी हासिल करने की उम्मीद फिर से जागी। हालांकि वो टेक्निकल रूप से गवाही नहीं दे सकता था। वो कैसे? सैम जी, आपने वो न्यूज तो पढ़ी होगी। पूज्य गुरु जी को 30 लाख में, पूज्य गुरु जी को फंसाने का 30 लाख में हुआ सौदा। हाँ जी। यह सौदा इंडिया टीवी पर स्ट्रिंग करने के लिए खट्टा सिंह ने किया था। सीबीआई ने जब समझौते के तहत 2010 में जो फकीरचंद मर्डर केस था वो बंद किया, तो उसने खुद ये बात रिपोर्ट में लिखी है, कोर्ट के अंदर दी है। और खट्टा सिंह ने इस रिपोर्ट को चैलेंज भी नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि वो सीबीआई की रिपोर्ट से सहमत था। सैम भाई, इसका मतलब है खट्टा सिंह तो इंटरेस्टेड विटनेस हो गया। मतलब? इसका मतलब खट्टा सिंह इस केस में तो क्या, पूज्य पिताजी से संबंधित किसी भी केस में कभी भी कहीं भी गवाही नहीं दे सकता। अशोक जी, आप सही कह रहे हो। ये तो अब हम समझ ही गए हैं कि कोर्ट में सब दिखावा चल रहा था। ये सब आपस में पहले मिले हुए थे। खट्टा सिंह की गवाही अदालत में सच मानी जाएगी, ये भी पहले से ही तय था। ऐसे में खट्टा सिंह फिर से धोखा देकर कहीं छत्रपति मर्डर केस में प्रबंधकों का नाम न ले ले। इस भय से प्रबंधकों ने खट्टा सिंह की भांजी समुद्र कौर को मीडिया में उतारा, ताकि अगर खट्टा सिंह प्रबंधकों का नाम लेता है तो खट्टा सिंह को दबोचा जा सके समुद्र कौर के जरिए। दिल्ली में अपने वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुमिंद्र कौर ने पत्रकार छत्रपति हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। सुमिंद्र कौर ने दावा किया है कि पत्रकार छत्रपति की हत्या राम रहीम के इशारे पे नहीं बल्कि खट्टा सिंह के इशारे पर हुई है। पत्रकार की हत्या की गई थी, छत्रपति जिनका नाम था, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ आपको, 2016 में जब खट्टा सिंह की माता मतलब मेरी नानी की डेथ हुई, तब इन्होंने मेरे को फोन किया कि तू आ जा। तब मैं आई हूँ इनके घर, और इसने तब इन्हें ये हो गया था कि इसे वापस नहीं जाने देंगे। अब तो घर पे आ गई। तब इसने मेरे को कहा कि अभी ये जो केस गुरुजी पे डाले हुए हैं ना, ये छत्रपति वाला तो तेरे को पता ही है ना, वो तो मैंने करवाया था। सुमिंद्र अपने ही मामा खट्टा सिंह पर आज कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। सैम जी, अशोक जी, झा साहब जी की बात सुनकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि खट्टा सिंह की गवाही से सबसे ज्यादा डर था वो गोपी राम को ही था। मतलब समुद्र कौर ने मीडिया में ये बताया था कि उसको खट्टा सिंह ने बताया है कि कैसे वारदात की शाम को उसके मामा खट्टा सिंह ने कैसे धोखे से कृष्णलाल का रिवॉल्वर निर्मल और कुलदीप को पकड़ाया। सैम भाई, आप इसे ऐसे समझो कि अगर खट्टा सिंह कोर्ट में अपनी लिमिट क्रॉस करता तो मैनेजमेंट सुमिंद्र कौर के बयान से खट्टा सिंह को ही कातिल साबित कर देती। इट मीन्स
समिंदर कौर पूज्य पिताजी के पक्ष में मीडिया में नहीं उतरी, वो मैनेजमेंट को बचाने के लिए उतरी थी। सही पकड़े हैं। ये बस समझा राजनीति। इसके बाद समिंदर कौर कहाँ गायब हो गई ये मुझे भी पता नहीं है। ये मुझे पता है। अच्छा, समरिंदर कौर इस खेल को कहीं उजागर न कर दे, इसीलिए इस केस के बाद उसे अमेरिका भेजा जाना था। शायद फरवरी 2019 की बात है। उसके अमेरिका जाने से पहले उसके सहेली का फोन हमारी टीम के पास आता है। उसे अमेरिका जाने के लिए पैसे की जरूरत थी और हमें भी पहले उससे उनकी तलाश थी कि आखिर वो कोर्ट में अपनी गवाही देने के लिए क्यों नहीं पहुंची। मेरी उनसे मैसेज के जरिए बात शुरू हुई। उसने बताया कि खट्टा सिंह से बचाने के लिए मैनेजमेंट ने उसे नोएडा के किसी डेरा प्रेमी के यहाँ घर में छिपाया हुआ है। मैसेज में उसने जब वीजा का फोटो भेजा तो हमने पाया कि वीजा का जो कॉपी है वो नकली है और उसे डोंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजा जाना था। अकेली लड़की का डोंकी रूट पे क्या हश्र होता है यह हम सब समझते हैं। हमने उसे बहुत समझाया कि यह तुम्हारी हत्या की संभावित साजिश है, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती थी। कुछ लोगों की मदद से हमने यह पता लगाया कि उसे गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में डेरे के किसी कर्मचारी के यहाँ रखा गया है। इससे पहले हम वहाँ पहुँचते कि डेरा प्रबंधकों ने मैंने डेरा के क्षेत्रीय जो सेवादारों से के माध्यम से उसे वापस बुला दिया। उसके बाद हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। अब वो जीवित है या मर गई इसका हमें कोई जानकारी नहीं। सैम जी एक बात तो बताओ। हाँ जी। छत्रपति पर हमला 24 अक्टूबर को हुआ। हाँ जी। और उस हमले का आधार 4-5 महीने पहले की खबर को बनाया गया। आपने कभी विचार किया है? कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक छत्रपति 2001 से ही डेरे के खिलाफ खबरें छापता था। हाँ जी। तो फिर ये हमला 24 अक्टूबर 2002 को ही क्यों हुआ? इसका मतलब देवीलाल जी मर्डर का मोटिव जानना चाहते हैं। हाँ जी। ये तो मुझे पहले से ही पता है। जब 23 अक्टूबर 2002 को हाई कोर्ट ने सीबीआई को यह निर्देश दिया कि जब तक गुमनाम चिट्ठी वाले केस में कोई सबूत पेश नहीं करते तब तक कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाना, तो हुआ क्या? 24 अक्टूबर को बना दिया सबूत। देवीलाल जी, रामचंद्र छत्रपति एकमात्र ऐसा बंदा था जो सामाजिक रूप से डेरे का दुश्मन दिखता था। इसलिए गुमनाम चिट्ठी वाला केस मजबूत बनाने के लिए उसका मर्डर करवाया गया। मेरे एनालिसिस के मुताबिक रामचंद्र छत्रपति के जो पिता थे वो इस साजिश को भांप गए थे। इसलिए उन्होंने 15 दिन के बाद सिरसा के एसएसपी को रामचंद्र छत्रपति का बयान लेने के लिए बोला। अंशुल छत्रपति ने कोर्ट में ये बयान दिया कि रामचंद्र छत्रपति के ऊपर हमले के बाद उसके दादा ने यानी कि रामचंद्र छत्रपति के पिता ने ना ही उनका कभी फोन पे हालचाल पूछा, ना ही कभी उनसे बात की और ना ही कभी उनको मिले। जबकि हम सब समझते हैं कि इस दुनिया में शायद ही कोई पिता ऐसा होगा जो अपने मरते हुए बच्चे से मुंह फेर ले। और एक हैरानीजनक बात पता चली कि रामचंद्र छत्रपति की एक नहीं 2 बेटियां हैं और दूसरी तो शायद अंशुल छत्रपति से बड़ी है, लेकिन इस केस के अंदर दूसरी बेटी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि रामचंद्र छत्रपति ने आंदोलन करके किसी संस्था की 150 एकड़ जमीन स्थानीय नेताओं के कब्जे से छुड़वाई थी। यहां से यह पता चलता है कि रामचंद्र छत्रपति लोकल नेता और गुंडे लोगों के निशाने पे थे। उनकी बड़ी बेटी और उनके पिता उनसे नफरत करते थे और एक वो प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था की मैनेजमेंट के खिलाफ खुल के लिखते थे, जिससे उनके परिवार के ऊपर भी खतरा बन रहा था। इसका मतलब उनकी मौत से सबको फायदा होना था। इसलिए उन्हें पूज्य पिताजी के विरुद्ध बलि का बकरा बना के यूज किया गया। सैम जी, 27 सालों से जो केस उलझी पड़ी है ना, वो इतनी जल्दी नहीं सुलझेगी। अब हमें इजाजत दो, वरना हमारे घर पे जो कृपा है ना वो हम पे बरसने लगेगी। ठीक है जा साहब, अभी के लिए तो इजाजत है, लेकिन मजा आ गया। सर मिलते रहिए, आते रहिए। हो गया जो पिछे ते हो रहा हुण जी,
देख रहा सब कुछ फरियाद सुन जी, कहे शास्त्र नाम जी, कहे शास्त्र नाम जी, सोची दे रूहां तेरियां, सिरजनहार जी लगाइयां कानू तेरियां, सिरजनहार जी लगाइयां कानू तेरियां, जग विच हुंदियां उड़ीकां अज तेरियां, सिरजनहार जी लगाइयां कानू तेरियां, सिरजनहार जी लगाइयां कानू तेरियां। सौंप ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਡੁੱਬਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਨੂੰ। ਹੋ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਡੁੱਬਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਨੂੰ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੋਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੋਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀ, ਬਣ ਕੇ ਪਰਵੇਂ ਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਵੇਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੁਲਾਉਣਾ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀ, ਬਣ ਕੇ ਪਰਵੇਂ। राम सर उतरा सर तैयार हो जी? पता नहीं मेरे को तो फोन आया जी। अच्छा मैंने नहीं पता है तो सो गए हाले। मैंने बुलाया जी, देखो भी उठाओ जी, फोन आया जी। आ जाओ। ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮਿਲ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਅੰਦਰ ਭੇਜੋ, ਅੰਦਰ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। भाई जी दान दान सतगुर तेरे आसरा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਬੈਠੋ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੈਠੋ। जाना नहीं भाई जी, तुसी पए हो हले? ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? पता नहीं, मेरे को फोन आया जी, कहते जाना। ਫੋਨ ਆਇਆ? ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨੂਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨੂਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਨੂਰ बेटे बात सुनो। आओ बेटा बात सुनो। बोलो पापा। थोड़ा नजदीक आओ बेटा। आपने धर्मेंद्र अंकल को कॉल करके बुलाया है? आपने क्यों बुलाया? मुझे सिरसा जाना है। सिरसा जाना है? आर यू श्योर? वेरी गुड, चलो फिर करो पैकिंग। चलो भाई जी खिंचो तैयारी। मम्मा मम्मा पापा ने बोला कि पैकिंग करो, सिरसा जाना है। पापा ने बोला तो करो तैयारी। आजो प्रेमियों जी गड्डी सच्चे सौदे चलिया। आजो प्रेमियों जी गड्डी सच्चे सौदे चलिया। संगतां प्यारियां नू दाते चिट्ठी कलिया। संगतां प्यारियां नू दाते चिट्ठी कलिया। आजो
ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਚੱਲੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲੀ ਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਆਓ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਲਾਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਓ ਨਾਰੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਲਾਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਹੋਣੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆ ਆਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਚੱਲੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੱਚੀ 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 ਜਾਂਦੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆ ਆਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਚੱਲੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲੀ ਆ ਆਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸੱਚੇ सौदे चलिया अगर देश व सृष्टि की सेवा करना पाप है तो ये पाप हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे।